वेलकम टू लाल क्लासेस। लाल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारे जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है आपका एसएससी एग्जाम स्पेशल, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स इस बार एसएससी एलडीसी का पेपर देने वाले हैं या फिर एसएससी सीजीएल का या जेई का देने वाले हैं या फिर सीपीओ का देने वाले हैं या कोई भी जो एसएससी का एग्जाम होता है उसका अगर आपको एग्जाम देना है तो हम आपको आपके लिए जो है वो डेली जो है 9 बजे सुबह में फटाफट रिवीजन लेकर आ रहे हैं। ये हमारा क्लास नंबर 3 है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जो है वो दे दिया जाएगा, वहां से देख सकते हैं। या तो आपके पास एक जो है वो प्लेलिस्ट आपको जो है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से भी आप जो है वो देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे एसएससी का, जब आप एग्जाम देने जाएंगे चाहे वो किसी भी एसएससी का एग्जाम हो, तो जाने से पहले एक बार इन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, या तो इसका पीडीएफ जो है वो रखिएगा और पीडीएफ एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको जो है वो एग्जाम में टाई कर जाएगा, यानी कि लड़ जाएगा, जिसको आप कहते हैं आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताए जा रहे हैं, कुछ समझाया नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा समझाया नहीं जा रहा है। केवल जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप भूल जाते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ आपका सारा चीज़ है, लेकिन क्या होता है ना, आप भूल जाते हैं, तो बस वही एक बार आपको हम रिमाइंड करवा दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव विज्ञान में कोशिका विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। एक आपका असूत्री कोशिका विभाजन होता है जिसको एमिटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। एक आपका जो है, यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा गया, डिवीजन होगा। और दूसरा जो होता है वो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिसको मीटोसिस कहते हैं, मीटोसिस सेल डिवीजन। जो थर्ड वन होता है उसे आप अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं, यानी कि मियोसिस आप इसे सेल डिवीजन कहते हैं। असूत्री विभाजन अविकसित कोशिका में होती है, ये बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल है समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज जो है वो वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि बताइए समसूत्री कोशिका विभाजन का खोज किसने किया था? तो ये वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, इस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र की संख्या जनन कोशिका मतलब कि जिसको आप पेरेंटल सेल भी कहते हैं की तुलना में जो डॉटर सेल होता है, यानी कि जिसे आप बच्चा कोशिका कहते हैं, में समान होती है। ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कभी देता है ज्यादा होता है, कम होता है या समान होता है। समसूत्री विभाजन में केंद्रक का विभाजन कई चरणों में संपन्न होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाजन की अवस्था जो है वो नीचे दिया जा रहा है। देखिए कौन कौन से हैं। पहला इंटरफेज होता है। इस अवस्था में कोशिका विभाजन करने की सारी प्रक्रिया पूरी तरह से तैयार रहता है, लेकिन कोशिका का विभाजन अभी शुरू जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। उसको इंटरफेज कहा जाता है। यहाँ पे की कर दीजिएगा। इस अवस्था में देखिए कोशिका का जो विभाजन करने का जितना सारा प्रक्रिया रहता है वो सारा पूरा रहता है, लेकिन कोशिका विभाजन अभी शुरू नहीं हुआ रहता है। इस अवस्था को विभाजन के पूर्व की अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा प्रोफेज होता है, ठीक है। इस अवस्था में कोशिका विभाजन शुरू हो जाती है और केंद्रक की केंद्रिका झिल्ली जो है वो फट जाती है, यानी टूट जाती है। जो तीसरा है आपका उसको कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? यह विभाजन की छोटी अवस्था होती है जिसमें स्पाइंडल फाइबर, जिसको आप तुर्क तंतु भी कहते हैं, ठीक है ना, का निर्माण होता है इसमें मेटाफेज में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए स्पाइंडल फाइबर का जो है निर्माण किस विभाजन में होता है, कोशिका का किस विभाजन में होता है? तो मेटाफेज में होता है। अगला आपका एनाफेज है। यह विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। इस अवस्था में क्रोमोसोम्स पूरी तरह से टूट जाता है। यह भी सवाल आया हुआ है कि क्रोमोसोम्स पूरी तरह से टूट जाता है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो एनाफेज कहा जाता है। अगला जो आपका होता है फेज वो होता है आपका टेलोस फेज। टेलोफेज में क्या होता है कि केंद्रक की जो केंद्रिका की झिल्ली होती है पुनः उसका जो है वो निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, निर्माण होने लगता है। अब अगला हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के बारे में देखेंगे। देखिए अर्धसूत्री विभाजन की जो खोज है वो फॉर्मल एवं मूरे के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको जरूर रट्टा मार लेना है, रट्टा ही मारना आप कहिए, ठीक है। एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको और कुछ नहीं करना है, रट्टा मार के जाना है। पाइयों में इन सभी चीजों को आपको रटना ही पड़ेगा और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। इस कोशिका विभाजन में जो जनन कोशिका की तुलना में जो डॉटर सेल होता है उनकी गुणसूत्र की संख्या बढ़कर आधी हो जाती है, ठीक है ना, बढ़कर जो है वो आधा हो जाता है। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। यह विभाजन भी कई चरणों में संपन्न होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाजन प्रोफेज होता है, ठीक है ना, जो कई चरणों में संपन्न होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है वो डिप्लोटेंट का होता है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय की घटना घटती है।
तो ये वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जिन विनिमय की घटना जो है वो कौन से चरण में होता है, तो डिप्लोटेंट में होता है। अब ये मत पूछिएगा सर बाकी कहाँ गया, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम केवल उन सभी पॉइंट्स को आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका डीएनए है, यानी कि डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत बार तो एग्जाम में डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म जो ही वो पूछ लिया जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है। अब डीएनए के रिगार्डिंग और बात यहाँ पे करेंगे। डीएनए का द्विकुंडल मॉडल को वाटसन एवं क्रिक नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जरूर इसको आप एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। डीएनए के द्विकुंडलन का जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। आपको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। डीएनए में देखिए दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए में एडेनिन क्षार एवं थायमिन क्षार एक दूसरे से जोड़ा बनाए रहता है, जबकि साइटोसिन क्षार गुआनिन क्षार के साथ जोड़ा बनाए रहता है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए। देखिए कौन कौन, तो देखिए ये जो आपका एडोनिन क्षार जो है वो थायमिन क्षार के साथ, ठीक है ना, और ये जो आपका साइटोसिन है ये किसके साथ, तो गुआनिन क्षार के साथ जो है वो कपल में रहता है, यानी कि जोड़ा में रहता है, पेयर में रहते हैं ये। डीएनए को मूल आनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है, ये भी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रयोगशाला में कृत्रिम डीएनए का निर्माण भारतीय मूल के विद्वान डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ये बात यहाँ पे जरूर आप याद कर लीजिएगा, ये भी पूछताछ करता है कि कृत्रिम डीएनए का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा। और ये कहाँ के थे, तो भारत के थे। इन्होंने ही जेनेटिक कोड की भी खोज किया था। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जेनेटिक खोज का जो है वो किसने किया था, तो जेनेटिक खोज को किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने ही किया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। डीएनए केंद्र के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, ये भी दोनों जगह पे पाया जाता है, याद रखिएगा। केंद्र के बाहर कहाँ कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, इन दोनों जगहों पे जो है वो डीएनए पाया जाता है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आरएनए के बारे में, यानी कि राइबोज न्यूक्लियाई एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए इसमें आरएनए में क्या है, तो इसका सबसे पहले तो प्रमुख देख लेते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य कार्य किसका है, तो आरएनए का। या आरएनए का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव में भी पाया जाता है, ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना, कि केंद्रक में भी पाया जाता है और साथ साथ ये कोशिका द्रव में भी जो है वो पाया जाता है। आरएनए में डीएनए के थायमिन क्षार के स्थान पर यूरेसिल क्षार पाया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे जो बात है वो याद रखना चाहिए। आरएनए कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला मैसेंजर आरएनए। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन के संरचना का संदेश को भेजना होता है, मतलब जो प्रोटीन का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसको क्या करेगा, उसके संदेश को, मतलब जो मैसेज होगा उसको भेजेगा, इसीलिए नाम पड़ गया मैसेंजर आरएनए। जो दूसरा होता है वो होता है ट्रांसफर आरएनए। यह आरएनए प्रोटीन श्रृंखला को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो है वो कार्य करता है, इसीलिए ये ट्रांसफर है। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजना, ये ट्रांसफर आरएनए का काम है। अगला आपका राइबोसोमल आरएनए है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण करना होता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण मुख्य कार्य किसका होता है, तो राइबोसोमल आरएनए का होता है। और इन तीनों प्रकार के आरएनए में, मतलब जो ये 3 प्रकार के आरएनए देख रहे हैं, चाहे आपको आरएनए है या फिर टीआरएनए हो या फिर आपका एमआरएनए हो, यानी कि मैसेंजर आरएनए हो या ट्रांसफर आरएनए हो या फिर राइबोसोमल आरएनए हो, इन तीनों में जो है वो आपको देखिएगा सबसे ज्यादा जो है वो 80% जो है राइबोसोमल आरएनए जो है वो पाया जाता है, सबसे ज्यादा वही पाया जाता है। अगर चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि अगला जो वीडियो लाएंगे वो आपको जो है उसका सूचना मिल जाए। इसी प्रकार का हम आपको लगातार वीडियो लाते रहते हैं माय डियर। और अगर यूट्यूब चैनल का नाम आप भूल जाएंगे तो कभी भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे लाल क्लासेस के नाम से या लाल
कोचिंग क्लासेस के नाम से, तो आपको जो है वो हमारा चैनल आ जाएगा, वहां पे आप डायरेक्ट जो है वीडियो को देख सकते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको आज का जो है वीडियो पसंद आया होगा। इसके पहले ऑलरेडी देखिए 2 वीडियो हम आपको दे चुके हैं बायो का, तो उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। सारा चीज यहाँ पे आपको करवा देंगे, जीके जी इसमें जितनी भी चीजें हैं आपके एग्जाम से पहले तो एक बार जो है वो कंप्लीट आपको करवा देंगे, फटाफट रिवीजन आपको जो है वो हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में अंदर जाने से पहले आप ये सारा चीज एक बार आप जरूर देख के जाइएगा। तो ठीक है, कल हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे 9 बजे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।